नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल लिट मैथ लैब पर। आज हम देखेंगे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 जिसमें है रिलेशन के कुछ क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूं कि आपने हमारा पिछला जो थ्योरी वाला लेक्चर था वो देख लिया होगा, जहां पर कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया था। देखिए, कॉन्सेप्ट पढ़ना फिर कॉन्सेप्ट को क्वेश्चंस पर अप्लाई करना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। इसलिए हम जो है सारे के सारे क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन को कॉन्सेप्चुअल समझने की ज़रूरत है, प्रोसेस पे जाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब आप किसी कॉन्सेप्ट को किसी क्वेश्चन पे लगा रहे होते हैं तो डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस अराइज होते हैं। ठीक है, अगर आपको मैंने एक प्रोसेस बता दी कि देखिए आपको ये प्रोसेस फॉलो करनी है, चाहे वो इंटीग्रेशन की हो, चाहे वो डिफरेंशिएशन की हो, किसी भी एक चीज़ को एज अ प्रोसेस मत याद कीजिए, वो आपको बहुत डिफिकल्टी देगा। क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में या फिर आगे आप और बड़े एग्जाम्स जैसे कि जेई और एनडीए, ऐसे एग्जाम्स में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट के साथ समझ में आना चाहिए कि हो क्या रहा है क्वेश्चन के अंदर, तब जाकर आप एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल में कॉन्सेप्ट के साथ समझने की ज़रूरत है। अब पिछले लेक्चर में मैंने रिलेशन के बारे में आपको बताया था कि रिलेशन 3 टाइप के होते हैं। जो बेसिकली क्वेश्चंस बनते हैं रिलेशन के, वो इन्हीं से बनते हैं कि रिलेशन सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। इस पर ही क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन उसके पहले रिलेशन की डिफिनेशन क्या है, रिलेशन जनरेट कैसे होता है ना, उसके लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए सेट्स की ज़रूरत पड़ती है। यह सारी चीज़ें भी हमें जानने की ज़रूरत है, क्योंकि तभी हम इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे क्लियरली कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पिछले लेक्चर में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, जो हमने थ्योरी पढ़ी, वो सारी थ्योरी हम जो है अब इस क्वेश्चन में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। चलिए, अब जैसे पहला क्वेश्चन है, रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 अप टू 14 डिफाइंड एज आर इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। अब इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि यह जो रिलेशन दिया हुआ है, ये रिलेशन की जो डिफिनेशन दी हुई है, क्या यह रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं है, ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये समझना है कि मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई रिलेशन किसी सेट पे डिफाइन होता है, इसका मतलब होता है कि रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर आते हैं उसका पहला एलिमेंट भी इसी सेट से होगा और दूसरा एलिमेंट भी इसी सेट से होगा। क्योंकि ये जो आर है, ये किसका सबसेट होगा, आर सबसेट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए का, इसका सबसेट है। तो सारे एलिमेंट्स यहीं से आएंगे। अब इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस डिफिनेशन को थोड़ा और इजी तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हम समझ पाएं कि एक्स वाई के अंदर कैसे एलिमेंट्स आएंगे। साथ ही मैंने आपको ये भी बोला कि जब भी आपके पास छोटा सेट हो, फाइनाइट नंबर ऑफ सेट हो, तो आपको फाइनाइट में भी बहुत बड़ा सेट होता है, 100 200 एलिमेंट्स होते हैं जिस पर रिलेशन डिफाइन है, तो फिर हम उस बड़े सेट में रोस्टर फॉर्म नहीं बनाते हैं। लेकिन जैसे छोटा सेट है, 15 नंबर है, 10 नंबर है, 7 नंबर है, तो फिर आप क्या करते हैं कि आप उनको सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में बनाते हैं। जब रोस्टर फॉर्म में लिख जाता है रिलेशन, तो काफ़ी आसान हो जाता है यह देखना कि वह रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं है, रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो चलिए हम इसे रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि रोस्टर फॉर्म में लिखना इसे आसान है, क्योंकि इसमें 14 तक ही नंबर्स हैं टोटल। तो इसे पहले हम थोड़ा सा इजी करते हैं। हमने क्या किया, इसी डिफिनेशन को दूसरे फॉर्म में लिख दिया। रिलेशन आर इज इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई सच दैट 3x, इस y को मैं उस तरफ ले जाऊंगा तो इज इक्वल्स टू वाई। ठीक है, कुछ गलत तो लिखा नहीं मैंने। ठीक है, इस y को मैं बस उस तरफ ले गया हूँ। इससे मुझे क्या हेल्प मिली, मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि अब मुझे x और y एलिमेंट डालने में आसानी होगी। देखिए कैसे, अब अगर r के अंदर मैं x को 1 रखता हूँ यहाँ से उठा के, क्योंकि 1 सबसे छोटा एलिमेंट है इसलिए मैंने 1 पहले लिया। ठीक है, जैसे ही 1 रखता हूँ x की जगह, तो 3 इंटू 1 y की वैल्यू मुझे अपने आप कितनी मिल रही है, 1 इंटू 3 3 मिल रही है। ठीक है, जैसे ही मैंने इसमें एलिमेंट डाला 2, तो 3 इंटू 2 वाई की वैल्यू मुझे अपने आप क्या मिल रही है, 6 मिल रही है। जैसे ही मैंने डाला 3 तो मुझे वैल्यू मिलेगी 9, और जैसे ही वैल्यू डाली मैंने 4 तो मुझे मिलेगी वैल्यू 12। और अगर मैं जैसे इसमें वैल्यू डालूंगा 5, तो 5 डालने पे मुझे मिलेगी 5 3 ज़ा 15। ठीक है, अब इसमें जो है दिक्कत क्या हो जाती है कि 15 जो है वो इस सेट का एलिमेंट नहीं है, जो जिस सेट पर रिलेशन हमारा डिफाइन है।
तो ये पूरा का पूरा एज एन एलिमेंट, ये पूरा एलिमेंट किसका है, रिलेशन का है। 15 एलिमेंट किसका है, इस सेट का है। तो ये जो पूरा एलिमेंट है 5,15, इसको हम एलिमिनेट कर देंगे, यह इस रिलेशन के अंदर आएगा ही नहीं। सिमिलरली हम 6 डालेंगे तो फिर 18 मिलेगा, 7 डालेंगे तो 21 मिलेगा, एंड सो ऑन। तो वो सारे के सारे एलिमेंट हम इसके रोस्टर फॉर्म में एडअप नहीं करेंगे, क्योंकि वो रिलेशन की डिफिनेशन फॉलो तो कर रहे हैं बट वो इस सेट के अंदर नहीं आ रहे हैं। दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली होनी चाहिए, या तो रिलेशन की डिफिनेशन भी फॉलो हो रही है बट वो सेट के अंदर नहीं है, या सेट के अंदर तो है बट रिलेशन की डिफिनेशन फॉलो नहीं हो रही है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। हमारा सेट पे डिफाइन भी होना चाहिए, सेट के अंदर का भी एलिमेंट होना चाहिए, और साथ ही साथ में रिलेशन की डिफिनेशन भी फॉलो करना चाहिए। अब ये 4 एलिमेंट जो हैं ये दोनों चीज़ें पूरी कर रहे हैं, तो ये पूरा रोस्टर फॉर्म हो गया रिलेशन का। अब इस रिलेशन के रोस्टर फॉर्म के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हमारा एक बार रोस्टर फॉर्म सामने आ गया। अब इसे हम देखेंगे कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है, रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो आइए सबसे पहले चेक करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक को हम क्या बोलते हैं, मैंने आपको बताया था, सिमेट्रिक को हम कहते हैं उल्टा रिश्ता। उल्टा रिश्ता बोले तो अगर मेरा रिश्ता किसी से जिस चीज़ का है वही रिश्ता उल्टा होना चाहिए, ठीक है। भाई भाई के रिश्ते में उल्टा रिश्ता चलता है, सिमेट्रिक रिलेशन होता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं किसी का भाई हूँ तो वो भी मेरा भाई ही कहलाएगा। आ रही बात समझ में? दोनों एंड से आप देखेंगे तो भाई होगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो वह सिमेट्रिक नहीं होता है। इस केस में 1 3 एज एन एलिमेंट रिलेशन आर के अंदर है, मतलब 1,3 आर के अंदर है। तो अगर 1,3 है सर, तो 3,1 भी एलिमेंट की तरह आर के अंदर होना चाहिए, ठीक है। बट क्या 3,1 है यहाँ पर? नहीं है, क्योंकि वो रिलेशन की इस डिफिनेशन को पूरा ही नहीं करता है। इसका मतलब क्या हुआ सर, कि यह रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है, यह रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। अब जो सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव की डिफिनेशन होती है, उनमें से अगर एक डिफिनेशन, एक एलिमेंट भी ऐसा है जो उन डिफिनेशन को पूरी नहीं करता है, तो पूरा का पूरा रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होता है, ठीक है। यह रिफ्लेक्सिव नहीं होता है, मतलब एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। जैसे कि सपोज दैट यहाँ 1,3 का उल्टा 3,1 तो नहीं है, 2,6 का उल्टा 6,2 भी नहीं है, 9,3 का उल्टा 3,9 का उल्टा 9,3 भी नहीं है, 4,12 का उल्टा 12,4 भी नहीं है, ठीक है। बट सपोज दैट हम एक बार के लिए ऐसा मान लें कि 1,3 का उल्टा भी 3,1 है, 6,2 भी है, 9,3 भी है, बस इसका उल्टा नहीं है। तो क्या वह रिलेशन सिमेट्रिक होगा? नहीं, वह रिलेशन तब भी सिमेट्रिक नहीं होगा, क्योंकि मुझे सारे एलिमेंट्स के लिए एक जैसा चाहिए, ठीक है। तो ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। अब इसके बाद बात आती है रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव का मैंने बताया था खुद से रिश्ता, और ये फॉर ऑल होती है, मतलब सबके लिए कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। मतलब रिफ्लेक्सिव होने के लिए रिलेशन के अंदर 1 का 1 से रिश्ता, 2 का 2 से रिश्ता, मतलब 1 1 एज एन एलिमेंट, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, ऐसे करके 14,14 तक जो है ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में आपके सारे होने चाहिए। अगर एक भी नहीं रहता है तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होता है। पर यहाँ पर तो 1 1 भी नहीं है, 2 2 भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? 1,1 does not belongs to R. Hence, for all A belongs to capital A does not belongs to R. इसका मतलब क्या हुआ? Relation R is not reflexive. ठीक है, ये बात क्लियर हुई आपको? चलिए अब चलते हैं ट्रांजिटिव की ओर। ट्रांजिटिव के लिए मैंने बताया था आपको दूर का रिश्ता। दूर का रिश्ता का मतलब क्या होता है सर, कि अगर A, B बिलोंग करता है R के अंदर तो वो ट्रांजिटिव है, लेकिन A, B के साथ B, C आ गया अगर रिलेशन के अंदर, तो फिर A, C भी आना पड़ेगा, ठीक है। अगर मतलब यहाँ पे शुरू की 2 कंडीशन फॉलो हो रही हैं तो तीसरी भी होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ ए बी एज एन एलिमेंट है तो फिर ये तो इसका मतलब ये है कि अगर A, B R के अंदर है, ध्यान से समझिएगा, ट्रांजिटिव ही सबसे ज़्यादा
कॉम्प्लिकेटेड प्रॉपर्टी होती है रिलेशन की, ठीक है। तो मैं ये ऐसा कह रहा हूँ कि अगर ये 3 कंडीशंस हैं, ठीक है, इसमें सिर्फ अगर एक कंडीशन फॉलो हो रही है तो वो ट्रांजिटिव कहलाएगा, क्योंकि ए कॉमा बी है लेकिन बी कॉमा सी है ही नहीं, तो फिर ए कॉमा सी होने की नेसेसिटी खत्म हो जाती है। लेकिन ए कॉमा बी के साथ में बी कॉमा सी आ रहा है, तब ए कॉमा सी जरूर आना चाहिए, वो कहलाता है ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। मतलब 2 कंडीशन फॉलो हो रही हैं तो तीसरी भी होना पड़ेगा। इस रिलेशन को देखते हैं और समझते हैं। बोलचाल की भाषा में एक एलिमेंट में जो लास्ट एलिमेंट है 3 पे ये खत्म हो रहा है और 3 पे ये शुरू हो रहा है, तो दूर का रिश्ता क्या हुआ सर? 1,9। तो इस रिलेशन के अंदर 1,9 होना चाहिए था। तो क्या है 1,9? नहीं है सर। तो इसका मतलब यह रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। इसे लिखेंगे कैसे? 1,3 आर के अंदर है, 3,9 भी आर के अंदर है, बट 1,9 रिलेशन आर के अंदर नहीं है। हेंस रिलेशन आर इज नॉट, सॉरी माफ कीजिएगा, ट्रांजिटिव, ठीक है। मेरे हिसाब से ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी अब कि सिमेट्रिक कब होता है, रिफ्लेक्सिव कब होता है और ट्रांजिटिव कब होता है। और जो चीज़ें रह गई हैं, जिन चीज़ों में आपको कन्फ्यूज़न है, वो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो तो। और अभी जब हम धीरे धीरे और ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और ऐसे एग्जाम्पल्स सामने आएंगे जिसमें आपको समझ में आएगा कि कौन सा सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव कैसे होता है, ठीक है, किस प्रकार से हम इन्हें सॉल्व करते हैं, ठीक है। अभी के लिए इतनी चीज़ें ध्यान में रखें। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन है, रिलेशन आर इन द सेट एन। एन जो ये बोल्ड में लिखा रहता है, इसका मतलब होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में डिफाइन है ये रिलेशन आर। क्या कहता है? एक्स कॉमा वाई इज सच दैट वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 5, और एक्स पे लिमिट है। क्या लिमिट है एक्स पे? कि 4 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। मतलब कौन कौन से नेचुरल नंबर बचे? एक्स जो कि 4 से कम है, बचे 1, 2 और 3। मतलब आप एक्स को क्या ले सकते हो? केवल 1, 2 और 3, ठीक है। तो इसका मैं रोस्टर फॉर्म बनाता हूँ। तो जैसे ही मैं एक्स को 1 रखता हूँ, यहाँ पे मैंने 1 रखा, तो 1 + 5 कितना हो जाएगा? वाई की वैल्यू 6। जैसे ही मैंने एक्स की वैल्यू 2 रखी, तो 2 की रखने पर क्या आ जाएगी? 7, और 3 रखने पर क्या आ जाएगा? 8, ठीक है। अब 1,6, 2,7 एंड 3,8 आ गया, ठीक है। अब आप खुद ही देख के बता सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, क्या नहीं है, ठीक है। लिखने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ, इसलिए हम डायरेक्टली अब कंक्लूजन पे चलेंगे। सिमेट्रिक देखने के लिए सर यहाँ पर 1, 6 है, बट 6, 1 नहीं है, बात ही खत्म हो गई, सिमेट्रिक नहीं है। रिफ्लेक्सिव देखने के लिए सर 1, 1 भी होना चाहिए था, 2, 2 भी होना चाहिए था, 3, 3 भी होना चाहिए था, और एक्स की लिमिट है यहाँ 4 के अंदर, तो बस 3, 3 इतने एलिमेंट्स तो एटलीस्ट मुझे चाहिए ही चाहिए थे, ठीक है, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक भी का खुद से रिश्ता नहीं है, ना उल्टा रिश्ता है, 2, 7 का 7, 2 भी नहीं, तो ना सिमेट्रिक है ना रिफ्लेक्सिव है। अब आती है बात मेन, यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से क्लियर होगा ट्रांजिटिव का। ट्रांजिटिव के लिए देखिए, ये 6 पे ख़त्म हो रहा है, तो क्या और कोई एलिमेंट है जो 6 से शुरू हो रहा है? नहीं सर। ये 7 पे ख़त्म हो रहा है, तो क्या कोई और एलिमेंट है जो 7 से शुरू हो रहा है? नहीं सर। ये 8 पे ख़त्म हो रहा है, तो क्या कोई और एलिमेंट है जो 8 से शुरू हो रहा है? नहीं सर। इसका मतलब क्या हुआ सर? ये सिर्फ एक कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, ए कॉमा बिलोंग्स टू आर को, और जब एक कंडीशन बस फॉलो हो रही थी तो वो रिलेशन ट्रांजिटिव होता है, ठीक है। तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। अगर इसको मेरे को नहीं करना सर, ऐसा बनाइए जो ट्रांजिटिव ना हो। एग्जाम्पल के लिए इसी को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करके आपको समझाना चाहूँगा कि 1, 6 है, 2,7 है, 3,8 है। सपोज दैट मैं एक एलिमेंट जोड़ता हूँ 6,11, ठीक है। इस क्वेश्चन से हट के मैं एक एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ, 6,11, ठीक है। तो 6 पे ख़त्म, 6 से स्टार्ट, तो दूर का रिश्ता क्या होना चाहिए था? 1, 11, जो कि नहीं है। मतलब ये रिलेशन अभी ट्रांजिटिव नहीं है, अभी ट्रांजिटिव नहीं है। कब होगा ट्रांजिटिव? जब मैं इसमें 1, 11 ऐड कर दूंगा। आ रही बात समझ में? अगर 1, 6 बस था, ये दोनों नहीं थे, ये दोनों एलिमेंट नहीं थे, ठीक है, हाँ ये दोनों एलिमेंट नहीं थे, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव था। जब एक एलिमेंट ऐड किया तो ट्रांजिटिव नहीं हुआ, और फिर ऐड कर दिया तो ट्रांजिटिव हो गया। आ रही बात समझ में? तो अभी के लिए ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। क्यों सर? क्योंकि
6 पे ख़त्म हो रहा है तो 6 से कुछ शुरू नहीं हो रहा, 7 पे ख़त्म हो रहा तो 7 से कुछ शुरू नहीं हो रहा, 8 पे ख़त्म हो रहा तो 8 से कुछ शुरू नहीं हो रहा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेट रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6। ठीक है, बहुत छोटा सा सेट है। एज आर इक्वल्स टू एक्स वाई, वाई इज डिविजिबल बाय एक्स। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। चलिए झट से इसे हम रोस्टर फॉर्म में बनाते हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि हर नंबर खुद से डिविजिबल होता है ना। तो 1 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा एंड 6 भी आएगा। फिर मुझे ये पता है कि एवरी वाई इज डिविजिबल बाय 1, मतलब x की जगह 1 रख दो और सारे नंबर्स रख दो। कौन कौन से अवेलेबल है? 1 1 तो हो चुका है तो दोबारा रिपीट मत करना। 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। ठीक है, 1 से सारे डिविजिबल होते हैं। ठीक है, अब अगर मैं 2 रखता हूँ तो 2 से कौन कौन से डिविजिबल हैं? 2 से 2 खुद है जो कि आ चुका है, 2 से 4 भी है और 2 से 6 भी है। ठीक है, और कौन कौन से होते हैं? अगर मैं 3 रखता हूँ तो 3 खुद से है जो कि आ चुका है, और 3 जो है 6 3 मतलब 6 3 से भी डिविजिबल है। ठीक है, आ रही बात समझ में? अब इसके बाद मैं अगर 4 रखता हूँ तो 4 4 ही आता है, और 4 के साथ में ऐसा कोई नंबर जो कि 4 से डिविजिबल हो तो वो 8 है जो कि इसके अंदर नहीं है। तो यहाँ पे हमारा पूरा हो गया। ठीक है, अब हमें इसमें चेक करना है क्या क्या सर? सिमेट्रिक चेक करना है, रिफ्लेक्सिव चेक करना है और ट्रांजिटिव चेक करना है। ठीक है, सिमेट्रिक का मतलब उल्टा रिश्ता हमने याद रख लिया, तो 1 1 का उल्टा 1 1 होता है। यहाँ तक हमें देखने की जरूरत ही नहीं। अब यहाँ पे आइए बात सर 1 2 की, तो क्या 2 1 है? नहीं है सर। 1 3 का 3 1 है? नहीं है सर। यहीं पे बात खत्म, सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव देखना है तो रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, 5 5 भी है, 6 6 भी है। सारे एलिमेंट्स के लिए हमारे पूरे के पूरे सब खुद से रिश्ता है सबका, तो इसलिए यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। ट्रांजिटिव के लिए चलिए सर, ये 1 पे ख़त्म है और ये 1 से शुरू है, तो दूर का रिश्ता 1 4 एज एन एलिमेंट 1 4 ये खुद लिखा हुआ है, यहाँ पे फॉलो हो रही है। और 1 से ये ख़त्म है, 1 से ये शुरू है, 1 5 खुद आ रहा है, 1 पे ख़त्म, 1 से शुरू, दूर का रिश्ता 1 6 होगा, तो 1 6 से खुद ही लिखा हुआ है। और क्या 1, हाँ 1 2, तो एज एन एलिमेंट 1 2 यहाँ पे भी लिखा हुआ है, 1 3 का भी लिखा हुआ है। ठीक है, 2 पे ख़त्म हो रहा है तो 2 से और कैसे हो रहा है ये, तो दूर का रिश्ता 2 4 एज एन एलिमेंट खुद ही लिखा हुआ है सर, है ना। 3 पे ख़त्म हो रहा है 3 6 एज एन एलिमेंट ये लिखा हुआ है। 2 पे ख़त्म हो रहा है 2 6, मतलब सारे के सारे कंडीशंस फॉलो हो रहे हैं, मतलब यह रिलेशन ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है? चलिए आगे चलते हैं। अगला आता है आर डिफाइंड ऑन जेड। ये जो जेड होता है इसको हम कहते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। इसमें नेगेटिव इंटीजर्स भी आते हैं और पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, अब ये पूरा बड़ा इंटीजर हो गया, पूरा बड़ा सेट हो गया। ठीक है, बहुत बड़ा सेट है, इनफाइनाइट सेट है बेसिकली ये। अभी तक हम जितने क्वेश्चन सॉल्व किए हमने उसमें बहुत ही छोटा सेट था जिसका रोस्टर फॉर्म बनाना काफ़ी आसान था। बट इस बार हम रोस्टर फॉर्म बना के नहीं कर सकते, हम सीधे सीधे रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट लेके नहीं कर सकते, हमें एक जनरल वे में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो आइए एक क्वेश्चन को हम पूरे जनरल वे में पूरा का पूरा सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे लिखना है इसे, और उसके बाद हम फिर नॉर्मल क्वेश्चन सिमेट्रिक सीधा बता दिया करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम चेक करते हैं सिमेट्रिसिटी कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं है। ठीक है, तो सिमेट्रिक देखने के लिए क्या होगा सर कि हमने माना a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। अब ध्यान से देखिएगा स्टार्ट हम कैसे करते हैं। हमने लिखा a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, मतलब कोई a और b आर के अंदर हैं। ठीक है, वो आर के अंदर है तो वो इस डिफिनेशन को फॉलो कर रहे होंगे, तो इसका हम सेंस बनाएंगे, इसको हम मैथमेटिकल नोटेशन के फॉर्म में लिखेंगे। इसका मतलब कि a माइनस बी इक्वल्स टू के। ये कोई इंटीजर है, आ रही बात समझ में? हमने के कोई इंटीजर ले लिया, के बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। हमने माना कि a माइनस बी करने पे कोई इंटीजर हमको मिल रहा है क्योंकि वो डिफिनेशन को फॉलो कर रहा है, रिलेशन के अंदर है। अब इसमें से मैं क्या करता हूँ, माइनस साइन कॉमन लेता हूँ। माइनस साइन कॉमन लेने से जो पहले से अवेलेबल साइन होते हैं वो इन्वर्स हो जाते हैं, मतलब नेगेटिव साइन वाला पॉजिटिव साइन में, बी नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया, ए पॉजिटिव था तो ए नेगेटिव हो गया। और मैथ्स में जब हम नीचे वाली स्टेप से ऊपर वाली स्टेप्स में जा सकते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम
इक्वेशन को सही सॉल्व कर रहे हैं। तो हमने ये लिख लिया, माइनस साइन कॉमन ले लिया, के को ए ले लिया। अब माइनस साइन को मैं उधर लेके जाऊंगा तो बी माइनस ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस के। अब एक आप बात बताइए मुझे आप कि क्या के कोई इंटीजर था तो माइनस के भी इंटीजर होगा? जी हाँ, हमेशा होगा। अगर आप 3 इंटीजर ले रहे हो तो माइनस 3 भी एक इंटीजर है। उसका निगेटिव लेने से कभी भी इंटीजर की डिफिनेशन नहीं चेंज हो जाती है, ठीक है। अगर -3 एक इंटीजर है तो माइनस ऑफ -3 इसका मतलब +3, +3 भी एक इंटीजर है। तो निगेटिव साइन लेने से इंटीजर की डेफिनेशन नहीं से चेंज होती है। इसका मतलब माइनस के भी आपका क्या है, इंटीजर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि b माइनस ए करने पे भी माइनस के आ रहा है, मतलब एक इंटीजर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ सर कि b कॉमा ए भी आर के अंदर है। इसका मतलब सर रिलेशन आर इज सिमेट्रिक। रिलेशन आर कैसा है, सिमेट्रिक है, ठीक है। तो हमने क्या किया, बेसिकली हमने एक डेफिनेशन मान के चले कि ए कॉमा भी बिलोंग करता है आर के अंदर। उसके बाद हमने अपने कुछ बेसिक मैथमेटिकल टूल्स लगाए, बेसिक मैथमेटिकल फार्मूला लगाए या बेसिक कॉन्सेप्ट्स लगाए, और उसके बाद लाने की कोशिश की बी कॉमा ए, ठीक है। उसके लिए बी माइनस ए भी एक इंटीजर आना चाहिए था, तो माइनस साइन लेने से ये काम हो गया। तो हमें पता चल गया कि ठीक है, रिलेशन आर क्या है, सिमेट्रिक है। आई बात समझ में? चलिए, अब रिलेशन आर सिमेट्रिक तो हो गया, अब आती है बात रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए अगर ए कॉमा ए आर के अंदर है तो आप ए माइनस ए करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। और 0 के भी हम एक इंटीजर की तरह ही ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे ए माइनस फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, मतलब कि इंटीजर के सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के लिए अगर आप ए माइनस ए फॉलो करोगे तो आपको क्या मिलेगा, हमेशा 0, विच इज एन इंटीजर, जो कि एक इंटीजर है। इसका मतलब क्या हुआ, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। आप एग्जाम्पल के लिए -3 माइनस ऑफ -3, ये दोनों सेम नंबर है, बीच में माइनस साइन लगा दिया, क्या हो जाएगा, -3 + 3 दैट इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे इंटीजर्स इस डिफिनेशन को फॉलो करेंगे और 0 आ जाएगा, मतलब सारे ए आएंगे आर के अंदर, ठीक है। आप कोई भी ले लो, क्योंकि सर मेरे को 3 3 लेना है, दोनों इंटीजर है, तो रिफ्लेक्सिव को मतलब 3 से 3 का रिश्ता होना चाहिए। तो 3 यहाँ भी रखा, 3 यहाँ भी रखा, 3 - 3 0, 0 इज एन इंटीजर, डिफिनेशन फॉलो हो रही है, मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है। इसको मैं लिखूंगा रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। चलिए लास्ट में चलते हैं, दैट इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, ट्रांजिटिव के लिए हमें वही चेक करना होता है कि हमने 2 कंडीशन लेके चलेंगे और तीसरी को हम बेसिक उससे लाएंगे। तो हमने मान लिया कि ए भी आर के अंदर है, ठीक है, और बी कॉमा सी भी आर के अंदर है। इसका मतलब क्या हुआ सर, इन दोनों का मतलब क्या हुआ कि ए माइनस बी एक इंटीजर है के, या k1 ले लीजिए, और b माइनस सी इंटीजर है k2। ये वाली डेफिनेशन ये फॉलो कर रहा है, ये वाली डेफिनेशन को ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। दोनों इंटीजर्स है k1 और k2, मैंने यहाँ पे लिख दिया k1 k2 बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। अब इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, इसको दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब मैंने लिखा इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, इससे क्या आएगा, a माइनस बी प्लस b माइनस सी इज इक्वल्स टू k1 प्लस k2। अब ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि भैया अगर k1 एक इंटीजर है और k2 कोई दूसरा इंटीजर है, लेकिन उन दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमें अगेन एक इंटीजर ही मिलेगा। मतलब अगर हम 3 लेते हैं और दूसरा इंटीजर 5 लेते हैं तो 3 + 5 8, जो कि एक फिर से इंटीजर है। डेसिमल में तो वैल्यू आ नहीं जाएगी भैया, है ना। अब इसमें क्या होगा, b से b कैंसिल हो गया, क्या मिला, a माइनस सी इक्वल्स टू k1 प्लस k2, जो कि एक क्या है, इंटीजर। आ रही बात समझ में? तो a माइनस सी एक इंटीजर आ रहा है, इसका मतलब वो इस डिफिनेशन को फॉलो कर रहा है, मतलब वो रिलेशन आर के अंदर आएगा, मतलब a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। आ रही बात समझ में? और a कॉमा सी अगर आर में है, ये दोनों चीज़ें हम लेके चले थे सर, यहाँ हम पहुँच गए, इसका मतलब रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव,
ठीक है। अब देखिए बोर्ड के उसमें बताऊं, ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हो गए हैं, बट बोर्ड के हिसाब से देखा जाए तो आपको पता है रिलेशन से या तो केस स्टडी में या तो 5 नंबर में बिल्कुल फिक्स क्वेश्चन है रिलेशन का खास तौर से। ठीक है, सिर्फ सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस क्लास ज़्यादा से ज़्यादा पूछ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं पूछ सकते। यही इसी तरीके से आप लिख देंगे तो आपको पूरे 4-5 नंबर मिलेगा। हालांकि ये बेसिक क्वेश्चन है, जो अभी और आगे आने वाले क्वेश्चन है थ्योरेटिकल, उन वो आते हैं 4 नंबर 5 नंबर में। बट कई बार केस स्टडी में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसके अंदर छोटे छोटे क्वेश्चन 1 मार्कर 2 मार्कर दे देते हैं। इसलिए आपको समझने की बहुत अच्छे से ज़रूरत है। ठीक है, आपको लिखना कैसे है ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि जेई मेंस के पेपर में, एडवांस के पेपर में हमें लिखना नहीं पड़ता, वहाँ सीधे हमें आंसर पता होना चाहिए, सिर्फ उतना ही काफ़ी होता है। लेकिन यहाँ पर उतना काफ़ी नहीं है, यहाँ पर आपको लिखते भी आना चाहिए। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर टाइप के क्वेश्चन को एटलीस्ट एक बार पूरी तरीके से सॉल्व करूँ, उसके बाद भले मैं डायरेक्ट लिख दूँ कि सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है या ट्रांजिटिव है, बट लिखने का तरीका क्या होना चाहिए वो मैं आपको साथ में बताते चल रहा हूँ। इसीलिए मैंने जो पहला क्वेश्चन था वो सीधा रोस्टर फॉर्म में था, तो भी मैंने उसे पूरा सॉल्व करके दिखाया। ये क्वेश्चन रोस्टर फॉर्म में नहीं बना सकते हैं क्योंकि बहुत बड़ा सेट है सर, इनफाइनाइट सेट है, तो इसको एक जनरलाइज्ड वे में सॉल्व करते हैं। जनरलाइज्ड वे का मतलब क्या होता है कि हम ए बी ऐसा लेके सॉल्व करते हैं कि वो कोई भी इंटीजर आप चूज़ कर सकते हो, क्योंकि बहुत बड़ा सेट है। तो ऐसे ए बी लेते हैं जो कि सारे के सारे इंटीजर्स को सेटिस्फाई करता हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब ये बड़े ही मज़ेदार चटपटे से क्वेश्चन है। चटपटे का मतलब ये है कि इनको हम डेली लाइफ में रिलेट कर सकते हैं, है ना। और मेरे हिसाब से क्वेश्चन पहले आना चाहिए था एनसीईआरटी की बुक में, जिससे कि बच्चे और अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ पाएँ। ठीक है, अब इनको क्वेश्चन को लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इनमें हम सिर्फ कॉन्सेप्ट लगाएंगे और हमें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि लिखा आर इक्वल्स टू, अच्छा, रिलेशन आर इन द सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय। अब रिलेशन जो आ रहा है वो कहाँ पे डिफाइन हो रहा है, एक सिटी या एक टाउन जो है, ठीक है, यहाँ पे टाउन है, एक टाउन में रहने वाले जो ह्यूमन बींग्स है उनके ऊपर। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम है। ठीक है, वो पर्टिकुलर टाइम इसलिए लिख दिया क्योंकि एज वेज ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, वेरी करती हैं टाइम के। अगर पर्टिकुलर टाइम नहीं देते, हम नहीं लिखते। मैथमेटिक्स में क्या होता है ना कि हर चीज़ हम बहुत अच्छे से डिफाइन करके लिखते हैं, हमको कोई भी ऐसा एम्बिगुअस चीज़ नहीं चाहिए, हमें प्रॉपर हर चीज़ डिफाइन चाहिए, है ना। तो इसलिए हम बहुत सोच समझ के लिखते हैं कि भाई अगर लिख दिया मैंने कि अभी पर्टिकुलर टाइम नहीं लिखा तो एक्स वाई अभी तो सेम जगह पे काम कर रहे हैं, कल को नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो चीज़ें चेंज हो जाती हैं, इसलिए ऐसा हम पूरा लिख देते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं। आर इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई इज सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। मतलब कि एक्स वाई में वो एलिमेंट आएंगे जो एक्स और वाई एक जगह पे काम करते हैं। तो सबसे पहले चेक करते हैं सिमेट्रिक। इसका मतलब क्या है कि सर अगर एक्स वाई सेम जगह पे काम करते हैं तो क्या मैं इस स्टेटमेंट को ऐसे कह सकता हूँ कि वाई और एक्स भी सेम जगह पे काम करते हैं? बिल्कुल कह सकता हूँ। तो अगर मैं ऐसा कह सकता हूँ इसका मतलब ये रिलेशन सिमेट्रिक है। अब आती है बात किसकी, रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या मैं इसे ऐसा कह सकता हूँ कि एक्स एंड एक्स वर्क एट सेम प्लेस? बिल्कुल, मैं किसी का 2 बार नाम ले लूँगा तो वो लोग भी तो सेम जगह पे काम कर रहे हैं, मोनू और मोनू इन्फोसिस में काम करते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। तो ये रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा। 2 बार नाम लेने को भी मैं रिफ्लेक्सिव कहूँगा मैथ्स के अंदर। ठीक है, अब आप नॉर्मल भाषा में बोलेंगे कि सर ये तो कोई सेंस नहीं बनाता कि मोनू और मोनू काम करते हैं, बट रिफ्लेक्सिव होने के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, अब आती है बात ट्रांजिटिव की। मतलब कि राम और श्याम काम करते हैं किसमें, इन्फोसिस में। ठीक है, बिलोंग्स टू मतलब ऐसा नहीं है भैया ना, इन्फोसिस से बिलोंग नहीं करते, मतलब एज एन एलिमेंट इस पे काम करते हैं। और श्याम और घनश्याम भी इन्फोसिस में काम करते हैं। ठीक है, तो क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता कि राम और घनश्याम इन्फोसिस में काम करते हैं? ऐसा मैं कह सकता हूँ। ठीक है, इसलिए रिलेशन ट्रांजिटिव भी हो गया। ठीक है, बड़े ही मज़ेदार क्वेश्चन है, चटपटे से, बिल्कुल एकदम आसानी से आप कर सकते हो। बिल्कुल घर में बैठ के कोई बात कर ले, कोई बात उठा दे, तो आप ऐसे ही नॉर्मली डिस्कस करके भी ये क्वेश्चंस कर सकते हो। अभी जो 5th क्वेश्चन है इसके अंदर 3 या 4 5 क्वेश्चन है, हम उनको समझेंगे और ये सारे चटपटे क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से देख लेते हैं। दूसरा है एक्स वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। ठीक है, तो सिमेट्रिसिटी देखने के लिए सर अगर एक्स वाई एक जगह पे है, रहते हैं एक जगह पे रह रहे हैं सेम लोकेलिटी में, तो इसका मतलब वाई और एक्स भी सेम जगह पे रह रहे हैं, है ना। विनायक और विक्रांत इंदौर में रहते हैं, इसका मतलब कि विक्रांत और विनायक भी इंदौर में रहते हैं, इसका मतलब कि ये क्या हुआ, सिमेट्रिक हो गया।
ठीक है। इसके बाद आता है बात रिफ्लेक्सिव की। तो रिफ्लेक्सिव के लिए मैं क्या ये कह सकता हूँ कि राम और राम दिल्ली में रहते हैं, बिल्कुल कह सकता हूँ, ठीक है, 2 बार यूज़ करके, ठीक है। या फिर मतलब ऐसा बोलो विनायक और विनायक इंदौर में रहते हैं, तो यस ये रिफ्लेक्सिव है, आप एक ही जगह कह सकते हैं एक्स एंड एक्स लिव इन द सेम लोकेलिटी ऑब्वियसली। फिर आता ही बात किसकी, ट्रांजिटिव की, ठीक है। ट्रांजिटिव में क्या होता है कि मैं ऐसा कह सकता हूँ कि प्रशांत और निशांत सतना में रहते हैं, ठीक है, एंड निशांत और विनायक सतना में रहते हैं। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि प्रशांत और विनायक सतना में रहते हैं, कह सकता हूँ, रहते ही हैं, तो इसलिए क्या होगा ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा रिलेशन, ठीक है। आ रही इतनी बात समझ में, चलिए आगे देखते हैं। सी ऑप्शन में आते हैं, आर इक्वल्स टू एक्स वाई, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, ठीक है, हाइट की बात आ गई भैया। अब देखो x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर देन y, तो मैं क्या ऐसा कह सकता हूँ कि y इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, नहीं ना, y इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर कम होगा उससे, तो अगर x ज़्यादा है 7 सेंटीमीटर तो y तो कम होगा, मतलब ये सिमेट्रिक है क्या, नहीं है, ठीक है। अब रिफ्लेक्सिव चेक कर लो, कोई खुद से 7 सेंटीमीटर बड़ा हो सकता है, ऐसा हम कह सकते हैं, बिल्कुल नहीं सर, ट्रांजिटिव। ए बी से 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है और बी सी से 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो क्या ए सी से 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है, नहीं सर, 14 सेंटीमीटर ज़्यादा है, इसलिए ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, ठीक है। फिर आता है एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, ठीक है, मतलब कि एक्स क्या है आपकी फीमेल है और वाई क्या है आपका मेल है, ठीक है। तो अगर x इज वाइफ ऑफ y, तो मैं क्या ऐसा कह सकता हूँ कि y इज वाइफ ऑफ x, नहीं कह सकता, y इज हस्बैंड ऑफ x, ओके, सो हियर इट इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन, है ना, सिमेट्रिक नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव आप कह सकते हो कि आप खुद के पति हो या पत्नी हो, नहीं कह सकते, इसलिए रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। अब आती है बात किसकी, ट्रांजिटिव की, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर ये फीमेल है तो x इज वाइफ ऑफ y एंड y इज वाइफ ऑफ x, z, सपोज दैट, है ना, x इज वाइफ ऑफ y एंड y इज वाइफ ऑफ z, बट y कांट बी वाइफ ऑफ z क्योंकि y तो मेल है, तो एक ही एलिमेंट आ रहा है, आ रही बात समझ में, दूसरा एलिमेंट आ ही नहीं रहा है इसके अंदर, है ना। और मैंने क्या बताया था कि जब तीनों के तीनों एलिमेंट आपके आए, ठीक है, तभी ट्रांजिटिव होता है, या फिर 2 एलिमेंट आए और तीसरा एलिमेंट ना आए, ठीक है, 2 एलिमेंट आए और तीसरा एलिमेंट ना आए तो ट्रांजिटिव नहीं होता है। लेकिन यहाँ तो सिर्फ एक ही एलिमेंट आ रहा है ना, इसके बाद वाला एलिमेंट तो आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि मेल वाइफ कब से होने लगा, नहीं हो पाएगा, तो इसलिए रिलेशन ट्रांजिटिव होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ये चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। अब आती बात एक्स इज फादर ऑफ वाई, ठीक है, सिमेट्रिक का चेक करते हैं। अब बताओ आप, सिमेट्रिक होगा क्या, नहीं, पापा पिता का कभी भी जो है तो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होता है। y इज़ नॉट फादर ऑफ x, हम नहीं कह सकते y इज़ फादर ऑफ x, इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं है। आप खुद के पापा हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते, इसलिए रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। और ट्रांजिटिव, अगर x y का पापा है और y z का पापा है तो क्या x z का पापा है, नहीं, दादाजी हैं, ठीक है, तो ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, ठीक है, इतना क्लियर है आपको, ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं। अब एक ये क्वेश्चन है, ये मैंने अपने से बनाया, ये बुक में नहीं है। इस क्वेश्चन में ऐसा कह रहा है कि r इक्वल्स टू सच एक्स वाई सच दैट एक्स इज टीचर ऑफ y, तो आपको ये बताना है कि x जो है टीचर है y का, तो क्या ये सिमेट्रिक होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, या सिमेट्रिक होगा या नहीं, रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं, ट्रांजिटिव होगा या नहीं, ये 3 चीज़ें आपको बतानी है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ये चीज़ आप मुझे कमेंट में बताएं कि यह रिलेशन क्या सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, या सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, ये आप सॉल्व करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। चलिए अब जो यहाँ से जो क्वेश्चन शुरू होते हैं ये होते हैं मज़ेदार क्वेश्चन, यहीं से मेन बात स्टार्ट होती है, ठीक है। अब ये सेकेंड से लेके 16 तक जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही सोच समझ के करने वाले क्वेश्चन है, ठीक है, किस चीज़ का आपको ख्याल रखना है।
अभी तक का जो क्वेश्चन था वो कॉन्सेप्ट को बस मजबूत करने के लिए था। अब आते हैं कि जहाँ पे हमको उस कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करना है, ठीक है, वो चीज़ हमको देखने के लिए मिलेगी। तो इस लेक्चर में अभी के लिए इतना ही करते हैं। क्यों? क्योंकि अब लेक्चर बहुत बड़ी हो जाएगी अगर हम सारे क्वेश्चन करने लगेंगे तो। ठीक है, तो हम दूसरा पार्ट लाएंगे इसका, जिसमें कि सेकंड से लेकर 16 तक एक रन में हम सारे क्वेश्चन करेंगे। स्टार्टिंग में 2-3 क्वेश्चन हम ऐसे करेंगे जिसमें हम पूरा लिखेंगे, और उसके बाद आगे चल के हम सीधे सीधे आंसर्स पे आएंगे कि कैसे सॉल्व करना है। आपको लिखने का तरीका तो आ जाएगा, फिर हम सीधे सीधे क्वेश्चंस को जल्दी से सॉल्व करके बता देंगे कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो चलिए, और कोई सुझाव हो या कोई इम्प्रूवमेंट आपको कराना हो या कोई स्पेशल आपको टॉपिक पढ़ना हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ बहुत ध्यान से, इसलिए। चलिए, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।